Hello and welcome to Achievers Hive. In today's class, we are going to finish chapter number 1. This is the fifth part of chapter number 1, what is psychology. And in the previous 4 videos, we have discussed almost everything about psychology. जो आपकी क्लास में चैप्टर 1 है व्हाट इज साइकोलॉजी, उसमें जो ये सारे ही टॉपिक्स हमने अब तक कवर कर लिए हैं. लास्ट में हम बस आज इन 2 टॉपिक्स के साथ अपने चैप्टर को क्लोज करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है वो है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क और दूसरा है साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. साइकोलॉजिस्ट एट वर्क जो है इसको हम कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. वैसे कुछ भी नया नहीं हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसीलिए आप पहले जो 4 वीडियोस हैं वो जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएंगे. तो हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी फील्ड में किस तरह से वर्क करते हैं. हमने इससे पहले ये डिस्कस किया है कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें साइकोलॉजी का वर्क होता है, जरूरत होती है. तो जो जो ब्रांच साइकोलॉजी से कनेक्टेड होगी वहां पर साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत होगी, जाहिर सी बात है. और उस पर्टिकुलर ब्रांच का जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो उसी नाम से जाना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, है ना, तो ये हमें क्लिनिक्स में जरूरत होती है, दैट वुड बी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. इसी तरीके से अगर हम बात करें स्कूल साइकोलॉजिस्ट की, जो एजुकेशन की फील्ड में हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है वो है स्कूल साइकोलॉजिस्ट. आपके सिलेबस में 5 जो है वो मेन साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात की गई है. वैसे तो आप अगर इस तरह से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर फील्ड में ही साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, तो किस तरह से रहती है. चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसमें, हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी एट वर्क, साइकोलॉजी फील्ड वर्क में कहां पर जरूरत हमें पड़ती है. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की. जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिकल की फील्ड में होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, प्राइवेट भी ये वर्क करते हैं. इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है मेंटल थेरेपी देना. किसी भी पर्सन के बिहेवियर को रीड करके उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना. और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेंटल थेरेपीज वगैरह देते हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इस तरह की प्रॉब्लम से पेशेंट्स को बाहर निकालते हैं, उनको मेंटली काउंसल करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं. और उनको जो है वो कई बार इनको कई प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं. इसके अलावा इन्हें कई टेस्ट भी करने पड़ते हैं. कई टेस्ट भी जो होते हैं वो ये अप्लाई करते हैं, जिसकी हेल्प से ये अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये टेस्ट कौन से होते हैं? ये कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होते, क्योंकि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो माइंड की थेरेपी करते हैं. तो थेरेपी करने के लिए जो भी हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनकी ये हेल्प से अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और क्योर करते हैं. तो इस तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस फील्ड में वर्क करते हैं. आप जब आपको हेडेक ज्यादा होता है या कोई मेंटल इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, तो आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. ये कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं. तो एक चीज मैं यहाँ पे छोटी सी साथ में क्लियर करती चलो, जो कि इन्फॉर्मेटिव भी आपको मालूम भी होनी चाहिए, कि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो भी दिमाग का इलाज करता है, साइकोलॉजिस्ट भी दिमाग पर ही वर्क करता है, और न्यूरो सर्जन भी माइंड के लिए वर्क करता है. ये तीनों वर्क करते हैं. लेकिन जो न्यूरो होता है वो ब्रेन इंजरी पे वर्क करता है. न्यूरो सर्जन जो होता है वो माइंड की, ब्रेन की जो इंजरी होती है उस पर वर्क करता है. किसी तरीके की प्रॉब्लम जो कि स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड होती है उस पर वर्क करता है. जो साइकेट्रिस्ट होता है वो माइंड को स्लीप कराने के लिए, माइंड को रिलैक्स कराने के लिए मेडिसिन देते हैं. लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो माइंड की थेरेपी करते हैं. वो आपके साथ बात करते हैं, वो आपको डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं, इमोशनल लेवल पर जो है वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं. लेकिन वहां पर वो कोई मेडिसिन नहीं देते. वो आपको टेस्ट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपको मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं. वो वर्क होता है साइकेट्रिस्ट का. तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको लगेगा इनमें है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम डिटेल में जाते हैं. फिलहाल हम बात कर रहे थे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. देखिए नाम में ही क्लियर है कि ये काउंसलिंग करते हैं, है ना. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये मोटिवेशनल और इमोशनल प्रॉब्लम जिन्हें रहती है वहां पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है. देखिए स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की तरह वर्क करते हैं. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो टर्म है ये आप ऐसे समझ सकते हैं एक जनरल टर्म हो गई, क्योंकि हर कोई साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग का वर्क करता है.
कोई भी साइकोलॉजिस्ट होगा उसको काउंसलिंग वाला पार्ट प्ले ही करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आप उसके माइंड को कहीं ना कहीं थेरेपी दे रहे हैं, है ना। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का वर्क क्या हो गया कि वो पर्सन के साथ या अपने क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ उनको काउंसलिंग करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं पब्लिक एजेंसीज में वर्क करते हैं, सच एज मेंटल हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। तो ये जो होते हैं इनका वर्क रहता है मेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट की। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता है कि कम्युनिटी पर ये लोग वर्क करते हैं कि कम्युनिटी के लिए जो सोशल प्रॉब्लम्स पर जो इनका वर्क रहता है वहां इनकी काउंसलिंग होती है। वहां ये अपने साइकोलॉजिकल मेथड्स जो है वो अप्लाई करके, टेस्ट करके उनके रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं और कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। वहां पर ये अपने साइकोलॉजी का यूज करते हैं। ये एल्डरली और फिजिकली मेंटली चैलेंज लोगों पर भी वर्क करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी प्लान करते हैं कम्युनिटी के लिए, है ना। उनकी जो प्लानिंग में रहता है वो उनका इम्पोर्टेंस रहता है साइकोलॉजिस्ट का, वहां पर ये अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट की। स्कूल साइकोलॉजी क्या है? स्कूल लेवल पर देखिए कई बार होता है ना, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आपके पेरेंट्स को बोला जाता है कि भाई व्हाट आफ्टर 12th, व्हाट आफ्टर दिस क्लास, आपका जो बच्चा है वो कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। होता है ना ऐसा कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है स्कूल में, या फिर आपको भी काउंसलिंग दी जाती है। कई बार आपके स्कूल में काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर से कुछ लोग भी आ जाते हैं, है ना। अगर आपके स्कूल में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो वो क्या करते हैं, बाहर से इनवाइट करते हैं, वो आपको कोई करियर गाइडेंस देते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो स्कूल लेवल पर जो साइकोलॉजी का यूज होता है वो बच्चों का रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिस्ट बिहाइंड एप्स के अलग भी वर्क करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो है उनकी जरूरत रहती है तो वहां पर भी जो है वर्क करते हैं। तो इस तरीके से स्कूल साइकोलॉजी में भी बहुत ज्यादा वर्क होता है। वहां पे एज अ काउंसलर उनकी जरूरत हमें पड़ती है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशंस में साइकोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता है ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। दिस इज नथिंग न्यू दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो इसमें क्या होता है कि दे प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दे प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिससे कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर वर्क करे, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए लोग वर्क करते हैं। अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग देते हैं, जिनसे कि जहां कहीं पर भी उन्हें लैक ऑफ मोटिवेशन है ना, यहाँ या फिर जहां पर उनको किसी भी तरीके का कह सकते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत है तो वो दी जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत रहती है, यहाँ पर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो ये हमने बात करी कि साइकोलॉजी वर्क फील्ड में कैसे वर्क करती है और जो इससे रिलेटेड पर्संस हैं वो इसको कैसे अपने फील्ड में यूज करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। देखिए ये चैप्टर ऐसा है, इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है यहाँ पर। और हम बात करते हैं कि एवरीडे लाइफ में साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है। अगर सारे पीछे वीडियोस अगर हम एक लाइन से देखें तो हम समझ लीजिए ये सारी बात हम कई बार कर चुके हैं, है ना, कि हमारी डेली लाइफ में हमें किसी को मोटिवेशन देने के लिए जरूरत होती है, हमें फैमिली इश्यूज सॉल्व करने के लिए, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थिंकिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए, कोई नई हॉबी डेवलप करते हैं हम, वहां हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं। हमारे टीचर्स हमारे साथ साइकोलॉजिकली यूज तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, है ना। हमारे साथ हमारे पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है कई बार वो हमें उस तरह से ट्रीट करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कि कौन से मेथड्स जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आएंगे, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो मैं इन जनरल हर कैटेगरी के बच्चे को समझा सकती हूँ, है ना। तो हर जगह पर हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं। मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मीडिया जो है वो आज एडवर्टीजमेंट के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू या ऐसी चीजें जो होती हैं इनके थ्रू हर जगह पर मोटिवेशन दिया जाता है। आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी जब टीवी पे लाइव आते हैं कितना ज्यादा वो साइकोलॉजिकली चीजों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। एट प्रेजेंट जो है वो हमारी कंट्री में जो भी सिचुएशंस हैं उनको पॉलिटिकल लेवल पर जो सॉल्व किया जा रहा है ना, इकोनॉमिक लेवल पे जो सॉल्व किया जा रहा है इतनी सारी प्रॉब्लम्स को, वहां पे हर जगह साइकोलॉजी का यूज हो रहा है। आप कोई भी एक जनरल चीज उठाकर देखिए, आपको महसूस होगा कि जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होती है।
हम अपने से छोटों पर सबसे ज्यादा साइकोलॉजी का यूज करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। हमें अगर मनी मैनेजमेंट करना होता है तो हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि वो कैसे बेनिफिट में होगा, है ना। तो हर चीज जो है वो साइकोलॉजी से चल रही है। साइकोलॉजी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी ने हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत बड़ा इतना इम्प्रेशन दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर जितना भी लंबा डिस्कशन किया जाए तो आई वुड नॉट try to be Sandeep Maheshwari for you all, because you all have a lot of motivation in your life already. आप अपनी चैप्टर 1 को यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पर पहुंचेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है कमेंट ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारे वीडियोस आप देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं सेकंड चैप्टर के नए वीडियो के साथ, पार्ट 1 के साथ। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।